ये जो है ये वाला बोल देना, मेरे को तो बी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो जो जोड़ी है वो किसके साथ बन रही है, बी के साथ बन रही है। किसके साथ बन रही है? मेरी जोड़ी एसी, एसी में बैठेंगे ना, एसी सी के साथ बन रही है। वही ये बी वाला कहेगा कि तुम भी हट रहे हैं, मेरी जोड़ी किसके साथ बन रही है, डी के साथ बन रही है। जब आप देखोगे तो ए किसके साथ सम्मिलित हो जाएगा, ए किसके साथ सम्मिलित हो जाएगा, सी के साथ सम्मिलित हो जाएगा, और साथ में बी किसके साथ सम्मिलित हो जाएगा, डी के साथ सम्मिलित हो जाएगा। बी किसके साथ सम्मिलित हो जाएगा, डी के साथ सम्मिलित हो जाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया देखने के बाद हमारे को एक बात पता चलती है कि इसमें क्या हुआ, एक तो ए का जो संयोग था, संयोग था, वो किसके साथ हो चुका है, सी के साथ हो चुका है, और बी का जो संयोग था वो किसके साथ हो चुका है, डी के साथ हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके मध्य जो आयन्स पाए जाते हैं तत्वों में, अभिकारकों के जो तत्व होते हैं उनमें पाए जाते हैं आयन। इन आयनों के आदान प्रदान होने के कारण उत्पादों का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा लिखिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के तत्वों के आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके चार्जेस होते हैं, आयंस, उनका ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इनके अंदर। इसका एक उदाहरण है जो लिखेंगे, आपको दिख रहा वैसे एक बार आटे सामने वाली परंपरा ऐसा और कई कोने हैं, देख लीजिएगा। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, यह है सोडियम सल्फेट, और यह है बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से की जाती है तो उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये ठोस अवस्था में होता है, बाकी सब जलीय होंगे, एक्वा सॉल्यूशन है। जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्योंकि हमारे को देखो, मेरे को तो एक चीज पता है कि सोडियम और क्लोरीन कितने दूर रह जाए, अगर ये किसी अभिक्रिया में एक साथ आ गए तो आप देखना इन दोनों ही आपस में पास पास आ जाते हैं, इनके आयंस बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, इनके हिसाब से ये दोस्ती कर लेते हैं। वैसे ही बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनते हैं। यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट है ये एक प्रकार से श्वेत सफेद रंग का क्या होता है, अवक्षेप होता है। अवक्षेप कुछ नहीं है, अवक्षेप एक ऐसी चीज है जो पानी के अंदर नहीं घुलती है, जलीय विलयन के अंदर घुलती नहीं है। जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करते हैं तो एक बेरियम सल्फेट ठोस पदार्थ श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जो जल में विलयनशील नहीं होता है। अतः यह कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया पूछ लेते हैं तो उसका आपको आंसर कुछ इस प्रकार देना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद के निर्माण के फलस्वरूप एक जल में अविलय पदार्थ का निर्माण होता है, अवक्षेपित पदार्थ का निर्माण होता है, उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पे सामने वाला मामला हो रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया बेरियम, पूरा माहौल बगाड़ रखा है, साथ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया और उसके साथ हम इस लेसन को इतिश्री करेंगे, समाप्त करेंगे।
मैं एक बार वापस आपके सामने ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात करूंगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो ऊष्मा बाहर मुक्त होगी, उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की अभिकारक से जब उत्पाद का निर्माण करूंगा तो बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी विलायक को, अभिकारक से उत्पाद बनेगा ही। अगर आप अभिकारक को पटक दो, मिला के रख दो और आपने बाहर से ऊष्मा नहीं दी तो यहाँ पर उत्पाद का निर्माण ही नहीं होगा। ऐसी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माशोषी। विस्थापन अभिक्रिया भाई ज्यादा ताकतवर तत्व है, ज्यादा ताकतवर तत्व है तो रोकड़े पे मार के थप्पड़ मार के साला उठा देगा कमजोर तत्व को, भगा देगा बस की सीट से। तो अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा जब कम क्रियाशील तत्व का क्या कर दिया जाता है? विस्थापन कर दिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखो कि आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब बात आती है उपचयन अभिक्रिया। ये देखो ये अभिक्रिया अगर आपको अभी एक दो अभिक्रिया बोलूंगा बहुत आसान है, अगर ये समझ में आ गई तो मामला सेट है पूरा। अभी जो अभिक्रिया थी हमारे कौन सी थी? नंबर तो भूल ही गए, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, देखो इसमें भी क्या बनेंगे? अभिकारक, अभिकारक, और इससे अभिकारक से क्या बन रहा? उत्पाद बन रहा है। देखो सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो, अगर अभिकारक से जब उत्पाद बने और उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। ऑक्सीजन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। तो उस पदार्थ का या उस अभिक्रिया के अंदर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? उपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई अभिकारक है, इस अभिकारक के अंदर अगर मैं कोई अभिक्रिया करता हूं, इस अभिक्रिया के दौरान इसके अंदर किसकी वृद्धि हो जाए? ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। ऑक्सीजन आकर इसके चिपक जाए बहुत सारे, तो बताओ इससे क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसके अंदर पॉइंट है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि हो, उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। आइए देखते हैं उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। जब कॉपर की अभिक्रिया, जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हम देखते हैं अभिकारक कौन है? कॉपर। इस कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का भैया उपचयन हो रहा है। यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर यहाँ देखो यहाँ पे बेलना साला, इसके पास ऑक्सीजन है क्या? अभी इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन अभी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर। कहाँ है इसके पास ऑक्सीजन? नहीं है। लेकिन जब ये अभिकारक से उत्पाद में बदलता है तो ये एक ऑक्सीजन लेकर बैठा भी है, अर्थात इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई नहीं हुई। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो इसका क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। तो अगर किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? उसका उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है? अगर उपचयन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। अपचयन अभिक्रिया पढ़ते हैं। पहले एग्जांपल दे दिए, अपचयन पढ़ाना था मेरे को। अपचयन अभिक्रिया, ये भैया कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया में करवा दूं हाइड्रोजन गैस से, तो इस अभिक्रिया में मैं क्या देखता हूं? अच्छा, इस अभिक्रिया में मैं देखता हूं कि कॉपर से जल का निर्माण होता है, अर्थात यहां पर कॉपर ऑक्साइड का इस बार क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। देखो सिंपल बात है, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक के अंदर तत्वों के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। अपचयन अभिक्रिया उसकी रिवर्स रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक है उसके तत्वों के अंदर ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जब हम देखते हैं तो इस अभिक्रिया की हम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की तो क्या होती है? कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो।
अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो आपको बताना है कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, उत्पाद में क्या रह गया है, कॉपर रह गया है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर आपको उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं आ चुकी है, तो इस लेसन की जो सबसे इंपॉर्टेंट रही जाने वाली रिएक्शन है उसको आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो आपको याद हो चुकी है। उपचयन अभिक्रिया में तत्वों के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और अगर मैं आपको बोल दूं कि ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाए, तो अगर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाए तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, देखना। अगर मैं बोलूं कि जैसे पहले वाले उदाहरण लेते हैं, सबसे बेस्ट वही है, यहाँ पर कॉपर प्लस जल का निर्माण हुआ है। इस अभिक्रिया को ढंग से देखो, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड किसमें परिवर्तित हो गया भाई साहब, कॉपर में। मैं केवल इन दोनों को देखने की बात कर रहा हूँ, अभिकारक से उत्पाद की तरफ देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड किसमें परिवर्तित हो गया, कॉपर में। ऑक्सीजन की कमी हुई है, 2-5 किलो बढ़ गई ऑक्सीजन की कमी हुई है। और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ये हाइड्रोजन भी अभिकारक के अंदर ही आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन भी अभिकारक है, तो ये हाइड्रोजन भी उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन सिंगल था और यहाँ किसकी वृद्धि हो गई, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, अर्थात हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती रहती है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखो बहुत आसान है, उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या तत्वों में जो पदार्थ है उनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। अगर मैं खड़ा हूँ और मेरे आगे 50 ऑक्सीजन के अणु लग गए हैं, इसका मतलब मेरा क्या हो चुका है, उपचयन हो चुका है। और मेरे को आपने पानी की बाल्टी में डुबो दिया, वहां से 2-5 ऑक्सीजन मेरे से निकल गई है, तो मेरा क्या हो चुका है, अपचयन हो चुका है। मतलब उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन की वृद्धि वाली अभिक्रिया, तत्वों में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है अभिकारक में, अभिकारक से जब उत्पाद बनते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अगर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो, एक साथ चलती रहे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आशा करता हूँ आज लेसन तो पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि समय हो चुका है क्लास का। संक्षारण और विकृत गंधिता छोटे टॉपिक हैं, हम इनको शीघ्रता पूर्वक करेंगे, इनको आगामी क्लास में हम कर लेंगे। आज हो जाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन समय की पाबंदी है, समय सीमा है, तो इस वजह से आज हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आप निरंतर पढ़ाई करते रहें, आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे दें। मैं वापस आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप अध्ययन करते हैं तो आप एक तो ईयरफोन लगाकर अध्ययन करें। उससे क्या है कि आपको जो आवाज़ है वो एकदम क्लियर सुनाई देगी। और दूसरी बात है कि आप फोन को पूरी डिस्प्ले करके देखें, उससे आपको थोड़ा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको देखने में ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे और बेहतरीन ढंग से अध्ययन कर रहे होंगे। जय श्री राम।